Hello friends, welcome to English grammar class. Before starting our English grammar class, today I will tell about handwriting. Most of the students don't have neat and tidy handwriting. मैंने बहुत सारे पेपर्स चेक किए हैं, 10th के चेक किए हैं, 11th 12th के भी चेक किए हैं, लेकिन बच्चों का हैंडराइटिंग जो है वो देख के ही कभी कभी दिमाग पागल हो जाता है। और एक बार आदत लिखने की हो गई, गलती करने की आदत हो गई तो वो गलती ही होती है आगे। तो अभी आप लोग छोटे हो, अभी आप आपकी आदतें सुधार सकते हो, इसलिए मैं थोड़े 10-15 मिनट में आपको हैंडराइटिंग के बारे में पहले कुछ बातें बताऊंगी, वो आप अच्छे से ध्यान दीजिए, अभी शुरुआत कीजिए, क्योंकि अभी अगर आपने स्टार्ट किया तो पहला इम्प्रेशन आपका अच्छा होगा। और हम जो कि लैंग्वेज सीख रहे हैं, लैंग्वेज में तो पहले तुम्हारा हैंडराइटिंग ही देखा जाता है। हैंडराइटिंग को आपको मालूम है, स्कूल में हैंडराइटिंग के लिए या फिर आपके बुक्स के लिए भी मार्क्स रहते हैं। अच्छा हैंडराइटिंग है, थोड़ा गलत भी हो चुका है तो भी टीचर कभी कभी मार्क्स दे देती है। तो यही बातें आगे की क्लास में भी कभी कभी हो जाती है, इसलिए आपका हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए। ऐसा हैंडराइटिंग होना चाहिए कि जैसे सामने वाला पढ़ तो सके, है ना। तो जो बातें हैं, बेसिक थिंग्स है, छोटी छोटी बातें हैं, उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। पहले देखिए, अब मैं कुछ एक दो टाइप के अलग अलग बच्चों की जो मैंने देखी है अलग अलग हैंडराइटिंग, वो मैं आपको पहले बताती हूँ। देखिए, सपोज मैंने लिखा है I am going to school. I am going to school. अब मैं लिखूंगी I am going to school. और एक लाइन में अभी यहाँ पे लिखूंगी I am going to school. 3 लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है। आपको कौन सी लाइन अच्छी लगी है? ऑब्वियसली ये लाइन अच्छी लगी होगी, है ना, क्योंकि ये थोड़ा दिखने में ठीक लग रहा है। ऐसा नहीं बोलती हूँ मैं कि मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है। अगर मुझे पहले से ही किसी ने, हमारे टीचर ने बताया होता तो मेरी भी आज हैंडराइटिंग शायद अच्छी हो जाती, लेकिन फिर भी मेरी पढ़ने लायक तो है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अभी से आप हैंडराइटिंग की तरफ ध्यान दीजिए। 7th 8th तक ध्यान देना चाहिए, उसके बाद हैंडराइटिंग कभी भी आपकी नहीं सुधर सकती है, इसलिए अभी अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ये दोनों जो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ऐसी इसमें से आपकी कौन सी हैंडराइटिंग है वो तो आप ही देखिए अभी, है ना। तो अगर आप लोग ऐसी गलतियां करते होंगे तो ऐसी गलतियां मत करो। क्या क्या गलती है मैं अभी यहाँ पे बताऊंगी। ये जो लेटर लिखा है आई, ये आई यहाँ पे टच नहीं किया हुआ है, तो ये टच किया हुआ चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये लास्ट लाइन में मैंने टच नहीं किया है, तो मैंने टच क्यों नहीं किया है? क्योंकि आपको वो समझना चाहिए, इसीलिए मैंने नहीं किया था। इसको मैं थोड़ा अभी डार्क कर लेती हूँ आपको दिखने के लिए, ठीक है। ये अभी लाइन को टच हो गया। यहाँ पे भी एम टच नहीं है, ए भी टच नहीं है। उसके बाद जी की साइज देखिए, ओ की साइज देखिए, आई एन जी इसकी साइज देखिए, और यहाँ पे भी एक छोटा एक बड़ा एक छोटा ऐसा आगे पीछे कुछ तो लेटर्स लिखे हुए हमें दिख रहे हैं। ये सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस तो वही है लिखा हुआ, आई एम गोइंग टू स्कूल। अभी कोई कोई बच्चे डिस्टेंस के बारे में ध्यान देना चाहिए। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, एक ई लेटर इधर लिखते हैं, आगे का वर्ड या फिर लेटर जो भी है बहुत ही दूर या फिर बहुत ही पास लिख देते हैं। इतना कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं। अरे सेम डिस्टेंस रहना चाहिए, एक ही सेंटेंस में जो भी वर्ड्स है या फिर जो भी लेटर्स है उसमें सेम डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो गोइंग वर्ड हमने अभी लिखा है, यहाँ पे देखो ये जी है, वो जी का ये जो लाइन है इस तरह वो नीचे आना चाहिए,
ठीक है, ये टच नहीं है, ठीक है। अभी एन, एन कितना बड़ा है यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये जी भी यहाँ पे हमें नीचे चाहिए। स्कूल, ये वर्ड में एस छोटा है, सी बड़ा है। तो ये जो गलतियां है, अगर आपने पहला लेटर अगर छोटा ही निकाला है तो बाकी सब लेटर्स आपके छोटे ही आने चाहिए। जैसे आपने अगर यहाँ पे ए ये साइज का निकालना है तो आगे का बी जो है वो भी आपका ऐसे ही आना चाहिए। सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, यहाँ तक मैंने अभी यहाँ लिखा है। देखिए ये जो अगर यहाँ पे मैंने लाइन तो नहीं लिखी है, लेकिन अगर ऐसा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी लेटर्स है वो एक ही साइज के दिख रहे हैं और जो जो लेटर्स के बीच में डिस्टेंस है वो भी सेम डिस्टेंस है, तो दिखने में भी अच्छा लग रहा है ना। तो आप डिस्टेंस के बारे में ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये जो साइज है, जो साइज हम लिखते हैं, जो पहले लेटर का साइज होगा उसी के हिसाब से आपको एक ही साइज में सब लेटर्स लिखना है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक सेंटेंस लिखा है, वही जो यहाँ पे लिया था वो, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखिए आई जो भी मैंने साइज लिखी है उसके हाफ में आगे के सब लेटर दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे मुझे लाइन डालने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, तो यहाँ पे एक ही साइज के लेटर्स आने चाहिए। अब जो डिस्टेंस है दो वर्ड्स में, आई एम, देखो सेम ही डिस्टेंस रखा है। हमें एकदम कट टू कट साइज चेक नहीं करनी है। साइज मतलब ये वर्ड्स की साइज या फिर ये जो डिस्टेंस है एकदम चेक नहीं करना है हमें टेप लेके, लेकिन हम आंखों से ही देख सकते हैं। आंखों से ही हमको समझता है कि इसमें कितना डिस्टेंस है। अभी यहाँ देख रहे हैं ना, इसमें से तो यही सेंटेंस ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे ये क्यों ठीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेम डिस्टेंस है, सेम साइज है ना। और कोई कोई बच्चे बहुत ही स्ट्रेस दे के लिखते हैं लेटर्स, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद तो आप लोगों की जो बैठने की जो स्टाइल है वो भी किसी किसी बच्चों की गलत हो जाती है, तो इसीलिए आपको बैठने के लिए भी, लिखने के लिए, बैठने के लिए भी अच्छे से जगह होनी चाहिए। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप जब लिखेंगे तो एक ही स्टाइल फॉलो करो। कोई कोई बच्चे ऐसा तिरछा लिखते हैं, बी लिखना है तो ऐसा। अगर आप एक स्टाइल करते हैं फॉलो तो वही स्टाइल आगे भी फॉलो करो। अगर आपने अगर ऐसा ही बी लिखा है तो आगे के लाइन में या फिर आगे के वर्ड में बी आता है तो वो ऐसा मत निकालो। एक ये स्टाइल है तो यही रखो। क्या होता है, चेक करने वालों को भी समझ में नहीं आता है कि इसने ये क्या लिखा होगा, है ना। इसलिए आपको एक ही स्टाइल फॉलो करना है। और जो यहाँ पे मैंने बताया डिस्टेंस के बारे में वो भी आप याद रखिए, ठीक है। और इसलिए मैंने बोला कि आपको कौन सा अच्छा लगा हैंड राइटिंग। अगर ये अच्छा लगता है तो आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर यही अच्छा है तो मुझे लगता है आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो, क्योंकि सबको पता है डॉक्टर की हैंड राइटिंग हमें समझ में नहीं आती है, वो सिर्फ मेडिकल वाले जो है उन्हीं को समझ में आती है। तो आपको देखना है कि आपको डॉक्टर बनना है या क्या बनना है। ये तो एक ऐसे मैंने बोल दिया है, लेकिन आप देखिए कि हैंड राइटिंग से भी आपका 2-3 मार्क्स बढ़ सकता है और तुम्हारा पेपर का इम्प्रेशन भी पहले पेज से ही समझ में आता है कि इसने कैसे लिखा होगा। इसलिए तुम्हारा हैंड राइटिंग जो है वो एकदम नीट एंड टाइडी ही रहना चाहिए, ठीक है। अभी हैंड राइटिंग के बारे में तो ये जो 2-3 ही बातें थी वो मैंने अभी आपको बता दी है, तो आप लोगों को ध्यान देना है उसके बारे में, ठीक है। अभी हम now we will start our English topic, English grammar topic, and that is parts of speech. Okay, parts of speech. Parts of speech is base of all English grammar. Parts of speech. What is parts of speech?
पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस विच आर कैटेगराइज्ड। ओके, इंग्लिश के जो भी वर्ड्स है, जो भी सेंटेंसेस है, वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं कि इंग्लिश में जो भी कोई सेंटेंस है, जो भी वर्ड्स है, वो अलग अलग तरीके में डिवाइड किए हुए हैं। तो वो सब डिवाइड किए हुए वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस इसी में आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो इसलिए अभी हम आज पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम उसके जो पार्ट्स है, उसकी जो डिटेल्स है, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसके बारे में। लेकिन आज हम इसके पार्ट्स जो है, अलग अलग टाइप्स जो है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट्स फर्स्ट टाइप इज नाउन। Its first type is noun. What is noun? Do you know what is noun? Okay, I will tell you. Noun is a word which tells you about anything or any place, या फिर कोई भी प्लेस को, कोई भी व्यक्ति को, any person, कोई भी व्यक्ति को जो नाम दिया है, that is called noun. फॉर एग्जाम्पल, ये एक चीज़ है मेरे पास। अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक चीज़ है, तो समझ में आएगा कौन सी चीज़ है? नहीं। लेकिन अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, तो ये इसको हमने क्या कहा है? पेन, मीन्स इट इज नाउन। फॉर एग्जाम्पल, पेन, बोर्ड, उसके बाद डोर, एक हाथ सिटी का नाम है मुंबई, और कबर्ड, ऑल दीज आर थिंग्स। दिस इज सिटी ओनली, ऑल दीज आर थिंग्स। या फिर ये एक सिटी लिखा है, लेकिन सिटी को या फिर कोई, सिटी तो प्लेस हो गई ना, तो कोई प्लेस को या फिर कोई चीज़ को। और एक एग्जांपल लिखती हूँ मैं। अगर मैंने नाम लिखा है किसी का, गोपाल लिखा है अभी, तो वो व्यक्ति का नाम हो गया। तो व्यक्ति को या फिर कोई प्लेस को या फिर कोई चीज़ को जो भी नाम दिया है, उसे हम नाउन कहेंगे। दीज आर ऑल नाउन्स। ओके, अंडरस्टूड? Its first type of part of speech, sorry. Now, second type, and that is pronoun. That is pronoun. What is pronoun? Pronoun means a word which is used for noun. Very simple, है ना? नाउन्स के लिए हम जो भी वर्ड यूज करते हैं, अ वर्ड विच इज यूज फॉर नाउन, नाउन के लिए जो वर्ड यूज करेंगे उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। एग्जाम्पल लेंगे, पेन, पेन के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट, देन इट इज प्रोनाउन। बोर्ड, बोर्ड के लिए भी हम इट यूज करेंगे, डोर के लिए भी इट यूज करेंगे। मुंबई, व्हाट इज मुंबई? सिटी है, तो उसके लिए भी हम इट ही यूज करेंगे। अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिया हुआ है गोपाल, गोपाल इज अ बॉय, तो बॉय के लिए हम यूज करेंगे ही, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन। मीन्स दिस वर्ड इज यूज फॉर दिस नाउन। ये जो वर्ड है हमने किसके लिए यूज किया है? नाउन के लिए यूज किया है, इसलिए ये प्रोनाउन है। समझ में आया है? It, he, she, we, all these are pronouns. मुझे लगता है अभी समझ में आया होगा। नाउन और प्रोनाउन, नाउन मतलब तो किसी भी चीज को नाम दिया है उसे नाउन करेंगे, और वो चीज के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है? नाउ
थर्ड टाइप इज एडजेक्टिव. थर्ड टाइप इज एडजेक्टिव. अभी मैंने एक बोला है कि ये एक पेन है, लेकिन ये पेन कैसा है? वाइट कलर का है. दिखने में तो वाइट है, लिखने के लिए ब्लैक है, लेकिन दिखने में ये वाइट दिख रहा है. तो मैं कहूंगी वाइट पेन. वाइट पेन. उसके बाद रेड शर्ट. रेड शर्ट. टॉल बॉय. ये एडजेक्टिव के एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने. अभी इसमें देखिए, पेन, शर्ट, बॉय, ये क्या है? ऑल दीज आर नाउन्स. ये नाउन्स है, लेकिन वाइट, रेड एंड टॉल, दिस वर्ड गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन. व्हाट इज एडजेक्टिव? Adjective is a word which gives more information about noun. अभी पेन नाउन है, यहाँ पे देखा हमने, वो नाउन है, लेकिन वाइट है, ब्लैक है, रेड है, ब्लू है. तो पेन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये वर्ड दे रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे वाइट. शर्ट कैसा है? शर्ट रेड शर्ट. ओके, तो शर्ट नाउन है. रेड शर्ट, रेड वर्ड गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट शर्ट, देयरफॉर इट इज एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव हम किसे कहेंगे? वर्ड विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. गॉट इट? ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट, इट्स थर्ड पार्ट, इट्स फोर्थ टाइप. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव. अभी ये है वर्ब. सॉरी, वर्ब. व्हाट इज वर्ब? यस, करेक्ट. वर्ब मीन्स एक्शन. वर्ब मीन्स एक्शन. टेल मी one or two examples of action. Cry, talk, then walk. These are actions, है ना? ये actions है. तो verb मतलब क्या? कि जो actions है उसके हम verb बोलेंगे. अभी action या फिर verb के भी और दो टाइप्स है. एक ये हो गया actions, उसके बाद state. स्टेट में आएगा am, is और are. ये स्टेट हो गया. जैसे कि इट इज अ पेन, दिस इज अ रूम, दिस इज अ मोबाइल, है ना? तो ये उसका ये स्टेट है. और इसका एक टाइप है, वो है पोजेशन. पोजेशन मतलब आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, आई हैव अ मोबाइल. मतलब मेरे पास है. यू हैव अ मोबाइल, आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था. तो हैव, हैज और हैड, इसे हम पोजीशन कहेंगे. तो ये भी वर्ब में ही आता है. या फिर हम एम, इज, आर, हैव, हैज, हैड, ये वर्ड्स जो है इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, है ना? ये एक्शन वर्ड्स है, तो ये भी वर्ब है, और इसे हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. तो वर्ब के बारे में समझ में आया है अभी? ओके. नाउ नेक्स्ट टाइप इज एडवर्ब. नेक्स्ट इज एडवर्ब. लेट्स सी हियर. You know what is noun? Now a word which is used for noun, it is called pronoun. Mean each and every topic is related to each other. पहला पार्ट दूसरे पार्ट से रिलेटेड है. अगर ये समझ में आता है तो ही आगे का समझ में आएगा. ये समझ में आया है तो ही आपको एडजेक्टिव क्या है समझ में आया है ना? तो अभी वैसे ही यहाँ पे रिलेशन है वर्ब
और एडवर्ब का। जैसे एडजेक्टिव के लिए नाउन और एडजेक्टिव का रिलेशन था, वैसे यहाँ पे वर्ब और एडवर्ब का रिलेशन है। जैसे एक्शन हमने कौन सा लिया है, एग्जाम्पल क्राई। सपोज आई सेड he was crying loudly. He was crying loudly. How he was crying? वो कैसे रो रही थी, जोर से रो रही थी। Loudly. Loudly is adverb. He was crying मतलब वो रो रही थी। ठीक है, हमें नहीं पता है कैसे रो रही थी, धीरे से रो रही थी, जोर जोर से रो रही थी, लेकिन this word gives about his crying. इस वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि वो कैसे रो रहा था, है ना। मतलब और क्राई क्या है यहाँ पे, ये तो वर्ब है यहाँ पे। Then this word gives extra information about verb. वर्ब के बारे में हमें ये वर्ड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है कि रो तो रहा था वो, लेकिन जोर जोर से रो रहा था, तो वो लाउडली, है ना। तो लाउडली क्या हो गया, एडवर्ब। मतलब रिलेशन है ना वर्ब और एडवर्ब का। जैसे कि दिस एडजेक्टिव गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, एडवर्ब गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। टॉक, he is talking nicely, या फिर हम लेंगे और हैप्पीली। He is talking happily. बहुत ही खुशी से वो बात कर रहा था। तो वो कैसे बात कर रहा था, very happily. He is talking happily. He is talking happily. तो वो खुशी से या फिर बहुत ही खुश होके बात कर रहा है ना। So friends, how was the new teacher? नाइस ना, यू ऑल अंडरस्टैंड एंड और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम ने समझाया है। अभी सब प्रॉमिस करेंगे कि आज से सब हैंड राइटिंग की तरफ ध्यान देंगे। जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी दे विल प्रैक्टिस फॉर हैंड राइटिंग, है ना। एंड और आज मिस ने और क्या सिखाया, पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये आपको सबको समझ में आया है। नाउ कल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला पार्ट देखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।